आवाज, लाखों की भीड़ में एक अनजान आवाज अचानक आपका ध्यान आकृष्ट करती है। ये आवाज है आपकी, आपके अधिकारों के लिए लड़ने वालों की। इस आवाज में बस एक खराबी है, ये सवाल बहुत करती है सरकार से और सिस्टम से। हम आपको मिलवाएंगे ऐसी ही आवाज के मालिकों से जो आपके हक के लिए हमेशा लड़ने तैयार रहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है क्या? सुनिए उनकी जबानी खबर नेशन के आवाज कार्यक्रम में। कुछ दिन पहले देश का दिल दिल्ली दहल गई। भारी बरसात के कारण शहर में जल प्लावन की स्थिति हो गई। बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें संचालित की जा रही लाइब्रेरी में 3 छात्रों की डूबकर मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर के सीबीआई जांच चल रही है। हाईकोर्ट दिल्ली ने तल्ख टिप्पणी की थी कि इन मामलों में अफसरों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी किसी एक पर तय की जाना चाहिए, सब टाल मटोल वाली स्थिति ना बनाई जाए। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि जो सिविक बॉडी है वो दिवालिया घोषित हो चुकी है। ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में जब इस घटना की जानकारी मिली तो तत्काल अलर्ट जारी किया गया और इंदौर कलेक्टर ने तो बेसमेंट में चल रहे कारोबार को लेकर के तीखे आदेश जारी करते हो कि इन कारोबार को बंद किया जाए, क्योंकि बेसमेंट पार्किंग के लिए काम में आती है। ऐसी परिस्थिति में पूरे शहर में, और सिर्फ इंदौर की बात ना करूं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में बेसमेंट में धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। कहीं कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, कहीं होटल रेस्टोरेंट्स के हॉल हैं, सेमिनार है, वहाँ पर एक बार में 300-400 लोग से ज़्यादा वहाँ पर मौजूद रहते हैं नागरिक। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी दिन कोई घटना घटित होती है तो फिर बड़ी जानमाल की हानि हो सकती है। ऐसे मामले में सरकार ने तो अब जाकर अभियान छेड़ा है, लेकिन हम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की बात करें। इंदौर शहर में पिछले 30 साल में एक शख्स ऐसा है जो लगातार अवैध निर्माणों को लेकर के, अवैध अतिक्रमण को लेकर के लगातार अभियान छेड़े हुए है, लेकिन ना जिला प्रशासन के कान पर जू रेंग रही है, ना नगर निगम के कान पर जू रेंग रही है, और ना राज्य सरकार इसे सुन रहा है। लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी नतीजा सिफर का सिफर है। आइए आज हम आवाज कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं इंदौर शहर के भूतपूर्व पार्षद परमानंद सिसोदिया से। जैसा मैंने आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि आवाज उठाने वालों की आवाज दबा दी जाती है, परमानंद सिसोदिया जिन्होंने कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कांग्रेस नगर निगम के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाते हुए लोकायुक्त मामला दर्ज कराया, सजा करवाई महापौर सहित पार्षदों को, ऐसे व्यक्ति की टिकट अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काट दी। आइए हम आपको मिलवाते हैं परमानंद सिसोदिया से और जानते हैं कि इस अतिक्रमण मुहिम के पीछे, अवैध निर्माण के को लेकर के जो मुहिम चला रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह रही, क्या उसके परिणाम उन्हें भोगना पड़े। आज सारी बातें परमानंद सिसोदिया के साथ। परमानंद जी, आप लगातार जी नमस्कार। आप लगातार इंदौर शहर में अवैध निर्माण को लेकर के मुहिम छेड़े हुए हैं। जी जी, ये मुहिम आपने क्या सोचकर छेड़ी? शहर की सुख शांति सुविधाएं और सुकून भरा जीवन यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध हो, नंबर 1। दूसरा, जब संविधान की व्यवस्था है, देश संविधान से चलता है और हर कार्य के लिए विधान निर्धारित है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कानून का राज चलता है। उसी संविधान के तहत मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, नगर पालिका निगम अधिनियम आदि सब नियम कानून कायदे मौजूद हैं। बावजूद इसके इस शहर में जो है धड़ल्ले से अवैध निर्माण होता रहा है, और इस बात को मैं वर्ष 1994 से उठाता आ रहा हूँ। 94 से लेकर के आज 2024 लगभग 28-30 वर्ष का सफ़र मेरा पूरा हो गया है। इसमें तमाम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़ी बड़ी प्रामाणिकता से जो है तमाम फोरमों पे अपनी बात कही है, लेकिन दुर्भाग्य से
परिणाम आज भी शून्य है। परमानंद जी, आपको कैसे पता पड़ता कि किसी भवन में या किसी बिल्डिंग में अवैध निर्माण किया जाए? क्योंकि आपको दिखाई दे जाता है जो अवैध निर्माण, वो अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, अधिकारियों को भी दिखाई देता है और अधिकारी मुझसे ज्यादा समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम उन्हें 1.5 लाख 2 लाख रुपए की तनख्वाह देकर के अगर अपनी उसको नौकरी पर रख रहे हैं तो निश्चित ही, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, निश्चित ही वो आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने डिग्रियां ली हैं, उन्होंने डिप्लोमा किए हैं और मास्टर्स डिग्रियां उन्होंने की हैं, तो ही हम उनको 2 लाख रुपए अपने पसीने के देकर के पाल रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं, उनको सब पता है। किंतु दुर्भाग्य से साठगांठ का जो एक चलन हमारे देश में चल पड़ा है, उसने हमारे सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। आपने अवैध निर्माण को लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। जी जी। कानूनी लड़ाई में आपको क्या प्रतिफल मिल पाया इस पूरी लड़ाई को लड़ने के बाद? प्रतिफल के विषय में तो हंसी आती है और कभी कभी अपने संघर्ष पे भी मुझे अकेले में मैं हंसता रहता हूँ कि मैं कैसे पागलपन में लग गया। ये पागलपन की लड़ाई है और इस लड़ाई में जो है 30 साल के संघर्ष के बाद में परिणाम अगर शून्य है तो ये पागलपन ही रहा। लेकिन दीवानगी है, समाज हित के को लेकर के, कानून की रक्षा को लेकर के, संविधान की रक्षा को लेकर के, आम जनमानस की तकलीफों को देख करके, ये एक पागलपन है जो सवार है दिमाग पर और जिसे मैं अंतिम सांसों तक चलाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। परमानंद जी, आप लगातार इस शहर में अवैध निर्माण को लेकर के मुहिम छेड़े रहते हैं। आप आज जिस मकान में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं और जिस बिल्डिंग में आपका मकान है, क्या इस बिल्डिंग में अवैध निर्माण नहीं है? नहीं, इस बिल्डिंग में यदि अवैध निर्माण होता तो मैं कभी का शिकार हो गया होता। इन अधिकारियों ने जासूसी कुत्तों की तरह मुझे जो है ढूंढा है, पकड़ने की कोशिशें की है, उन्होंने हर प्रयास किए हैं। जैसे जासूसी कुत्ते को पुलिस छोड़ करके अपराधी को ढूंढती है, वैसे सारे प्रयास उनके विफल रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए जो अंततोगत्वा, और मेरा इस शहर में कोई निर्माण है ही नहीं ना सर। मेरी कॉलोनियां नहीं है, मेरे बंगले नहीं है, मैं बिल्डरशिप नहीं करता हूँ, मैं माफियाओं की गुलामी में नहीं रहता हूँ, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। किसी कानून जो कहता है मैं कानून के तहत उस पर कार्रवाई चाहता हूँ और किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत बातचीत होती नहीं। और इस मुहिम में निजी तौर पर किसी से व्यक्तिगत झगड़ा है ही नहीं मेरा। मेरा किसी से कोई निजी विवाद नहीं। मैं जनहितार्थ व्यक्ति हूँ और जनहित के लिए ये सब करता रहा हूँ और करता रहूंगा। परमानंद जी, प्रामाणिक दस्तावेज जुटाने के लिए भारी पैसे की जरूरत पड़ती है। जी जी। भारी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ये 30 साल आपने लगातार जो लड़ाई लड़ी है, क्या इसमें आपको कोई जन सहयोग मिला है या कोई बिल्डर लॉबी आपको सपोर्ट करती रही है या फिर आपने घर फूक तमाशा देखने वाली बात की? बेसिक बात तो ये है कि मैं एक मजदूर था। इस शहर में मैंने कारीगरों के हाथ के नीचे जो है बेलदारी का काम किया है। मेरे बदन पर कपड़े भी नहीं होते थे जब मैं इस शहर में आया था। मैं मूलतः निवासी खरगोन जिले के गोगावा कस्बे का हूँ, लेकिन पिताजी रोटी की तलाश में इस शहर में लिए आए थे। तो लगभग जब आए थे यहाँ पर माता पिता लेकर के मुझे, तब हम जो है लगभग 2 महीने तो इंदौर के घंटा घर, गांधी हाल जिसे कहते हैं, उसके बगीचे में जो है 2 महीने तक टाट पर और पेपर पर सोए। तो मैं मजदूर आदमी हूँ और मजदूरी से मैं ऊपर आया हूँ। मैं बेलदार से कारीगर हुआ, कारीगर से कॉन्ट्रैक्टर हुआ। एक समय ऐसा भी रहा कि इस शहर में मेरे लिए लोग 2-2 साल 3-3 साल तक वेट करते थे, इंतजार करते थे कि हमें परमानंद सिसोदिया कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसी से काम कराना है। तो बिल्डिंग मेरे खून में बसता है, मैं जानता हूँ बिल्डिंग के बारे में। रहा सवाल खर्च का, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद में जब राजनीति में गया था 1994 में, 94 में जब मैं राजनीति की ओर बढ़ा था, तब तक मेरे पास अपने पसीने की 3 गाड़ियां हुआ करती थी, 4 व्हीलर। मेरा बंगला उस जमाने में जो है सुदामा नगर में करीबन 12 लाख रुपए का उस जमाने में ये कीमत रखता था। और मेरे बच्चे जो है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते थे, जबकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन जितना भी अर्जित किया था मैंने अपने पसीने से अर्जित किया था। और अभी जिस जगह बैठ करके आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये भी मेरे पार्षद काल के पहले, यानी ये समझ लें आप कि मैं 92 में यहाँ पर रहने आ गया था। 90 में अलॉटमेंट हुआ मुझे और 92 में मैं इस जगह पर रहने आ गया था। यहाँ एक मेरी बड़ी विशाल कोठी हुआ करती थी, 10,000 स्क्वायर फीट का एक बुकट मुझे आवंटित हुआ था आईडीए से। इस कोठी पर मैं जो है अपने परिवार के साथ बहुत आनंद से रहता था। लेकिन इस शौक ने, जनहित के इस शौक ने मेरी वो कोठी बिकवा दी। तो वो पैसा जो है, इस पागलपन में मेरा सब बर्बाद हो गया। तो
तो जनहित की लड़ाई को लड़ने के लिए इस देश में मनुष्य को आर्थिक रूप से बर्बाद होने का साहस रखना चाहिए। जिसमें हो साहस वो ही इस तरह के काम करे इस देश में, अन्यथा इस तरह जनहित के काम में किसी और व्यक्ति को आने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। इंदौर में अवैध निर्माणों को प्रश्रय देने में राजनीतिक दलों की भूमिका, अफसरों की भूमिका और भू माफिया बड़े लेवल पर, भवन माफिया बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। आपको क्या कभी किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार की रोकने की कोशिश नहीं की गई? और दूसरी चीज है कि आप खुद एक ऐसे राजनीतिक दल से रहे जो शुचिता और अनुशासन की बात करती थी, आखिर उसने आपको राजनीति से परे क्यों धकेल दिया? पहली बात तो ये कि जो जिस राजनीतिक दल से मैं संबद्ध रहा और जिन्होंने मुझे टिकट देकर के पार्षद का चुनाव लड़ने का अवसर दिया था, उस राजनीतिक दल को जब मैंने गहराई से देखा तो उससे घटिया और उससे गिरा हुआ और उससे बेईमान दल भारत के लिए भारत में कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। इतना बेईमान और इतना घटिया और इतना दोहरे चरित्र का राजनीतिक दल है वो कि देश के लिए इनसे ज्यादा खतरनाक लोग और कोई राजनीतिक हो ही नहीं सकते। ये मेरा अनुभव है। मैंने उन 5 सालों में ये पाया कि जो लोग हमें अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा और उसके जीवन के उत्थान के व्याख्यान देते थे, फिर वो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, 2-2 घंटे का जो हमें व्याख्यान दिया करते थे, वो ही हमको बाद में कहते थे कि पार्टी फंड के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर, हमें चोरी करने का आदेश देते थे। वो हम नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाया। मैं उनसे एक ही बात कहता था, फिर चाहे पटवारी जी रहे हों, धारकर साहब रहे हों, नारायण राव धर्म रहे हों, श्री वल्लभ शर्मा रहे हों या निर्भय सिंह पटेल रहे हों, ये हमारे उस जमाने के, या सुमित्रा महाजन रही हों, कि कृष्ण मुरारी मोघे जैसे चोर लोग रहे हों, ये हमारे उस जमाने के इस पार्टी के स्तंभ थे। और इन्हीं के संरक्षण और इन्हीं के पदचिन्हों पे चल के हम काम करना चाहते थे। तो ये बैठकों में हमें ये कहते थे कि हमें अंतिम छोर के आदमी की मदद करके समाज का उत्थान करना है। लेकिन मैंने ये पाया अपने कार्यकाल में कि यही लोग बंद कमरे में हमसे ये कहते थे कि इतने लाख की व्यवस्था करना पड़ेगी, अगला अधिवेशन ये यहाँ रख रहे हैं, अगली रैली वहां पर वो होने वाली, तुमको इतने हजार की व्यवस्था करना पड़ेगी, तुमको इतना करना पड़ेगा। तब मेरा इनसे विवाद होता था कि आप कहते क्या है और करते क्या है। जब हम अपने लिए 5 रुपए की चोरी नहीं कर रहे हैं तो हम आपके लिए चोरी क्यों करें? ये इनकी असलियत है। परमानंद जी, वर्तमान में इंदौर शहर में आपको किस प्रकार के अवैध निर्माण दिखते हैं और किस स्तर तक के दिखाई देते हैं? इंदौर तो जो है अवैध निर्माण से अवैध धन कमाने का मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। मध्य प्रदेश में इससे ज्यादा अवैध निर्माण शायद और कभी कहीं नहीं होंगे। और इतना बेखौफ रूप से अवैध धन कमाने का की मंडी मध्य प्रदेश का और कोई शहर नहीं है। इस शहर में स्वीकृति के विपरीत 70% से लेकर के 150% तक के निर्माण मौजूद खड़े हैं। इन अवैध निर्माणों को गिराने के लिए आपने आवाज उठाई, तो उस पर अधिकारी या राजनीतिक दलों का संरक्षण आपको कहाँ चूक दिखाई देती है? कि नहीं, कोई सपोर्ट कोई नहीं करता है। जब भी मैंने इनके खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई है, जब भी मैंने इनके खिलाफ आवाज उठाई है, एक चीज तो यह है, आपको बता दूं कि मैंने तब से लेके अब तक के 28-30 साल के अपने सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में बिना प्रमाणों के अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला है। इसलिए मैंने जब भी बात कही पूरी प्रामाणिकता से कही है, तो उस प्रामाणिकता तथ्यों के सामने ये सब बोने नजर आते हैं। फिर वो इंदौर में रहे महापौर कैलाश विजयवर्गीय हों, कृष्ण मुरारी मोघे हों, महापौर उमा शशि शर्मा हों, महापौर जो है बीच में और एक रहे 3 ये हों, या आज के महापौर पुष्पमित्र भार्गव हों, ये सारे के सारे लोग जो है इन अवैध निर्माणकर्ताओं से राजनीतिक स्तर पे, दूसरे प्रशासनिक स्तर पे जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं 25-30 सालों में, मेरा अनुभव यह है कि हर कलेक्टर, हर नगर निगम का कमिश्नर और हर संभाग आयुक्त इस शहर में जो आया है, वो धन पशुओं से मिलकर के सिर्फ धन कमाने के लिए शहर को बर्बाद करके गया। किसी ने भी इस शहर के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, जिसके परिणाम आज आप और हम देख रहे हैं। सड़कों पे गुत्थम गुत्था होकर के 2-2 घंटे जो है हमें एक पॉइंट पर इंतजार करना पड़ रहा है। निर्दोष लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, पैदल चलने तक के फुटपाथ नहीं है इस शहर में। तलघरों में जो है शोरूम खुले हुए हैं, दुकानें, मार्केट, क्लासेस, पेंट हाउस के नाम पर एक मंजिल चढ़ा के बना दी गई है। अब वही स्थिति आज सड़कों पे जो है चलने की जगह नहीं बची है। आज ये शहर लगभग बर्बादी के कगार पर है। तो ये शहर जो है पूरी तरह से
राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और धन पशुओं, निर्माणकर्ता बिल्डरों और विशेषकर इस शहर के आर्किटेक्ट और इंजीनियरों, इन 5 लोगों के भ्रष्ट गठबंधन की भेंट चढ़ गया है। ये शहर अंतिम सांसें ले रहा है। यदि अभी भी इस शहर के व्यवस्था और अवैध निर्माणों को, अतिक्रमणों को नहीं रोका गया तो निसंदेह ये ऐतिहासिक शहर जो है आने वाले 10 सालों में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 30 साल से आपने लगातार अवैध निर्माणों को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आपको इस पूरे मामले में ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन राजनेता हैं जो आपको दागदार नजर आते हैं? जितने भी कमिश्नर अभी तक यहाँ पर आए हैं उनमें मनीष सिंह सबसे बड़े माफियाओं के सरगना है, जो प्रमोटी IAS है। वो उससे बड़ा भ्रष्ट और उससे बड़ा बेईमान मैं नहीं समझता कोई मध्य प्रदेश में होगा। एक जमाने में यूके सांबल को सबसे बड़ा भ्रष्ट कहते थे, लेकिन आज जो है मनीष सिंह से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई अधिकारी इस शहर में अभी नजर नहीं आता। आपने अभी कहा कि अभी तलघरों को खाली कराने के आदेश दिए गए, ये सुनते हुए मुझे 26 साल हो गए हैं। हर वर्ष सितंबर से नवंबर दिसंबर के बीच में ये मुहिम हर वर्ष चलती है और इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कितना ज्यादा धन लूटा जा सके धन पशुओं से, अवैध निर्माणकर्ताओं को ब्लैकमेल करके कितना धन अर्जित किया जा सके। कभी कहा जाता है पेंट हाउस सारे तोड़े जाएंगे, कभी कहा जाता है MOS खाली करवाए जाएंगे, कभी कहा जाता है तलघरों पे रिमूवल किया जाएगा। कहीं एक स्क्वायर फीट निर्माण नहीं तोड़ा गया इन 25 सालों में, कहीं एक तलघर खाली नहीं करवाया गया, कहीं एक पेंट हाउस नहीं तोड़वाया गया। मैं ऐसे सैकड़ों प्रमाण जो है मैं दस्तावेजों के प्रस्तुत कर सकता हूं और मैंने करे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 177 बिल्डिंगों की सूची देकर के उसके सारे दस्तावेज दिए हैं। मैं 15 साल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से इस शहर के लिए लड़ा हूं और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है। ऑर्डर पड़ा हुआ मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन 177 बिल्डिंगों के अंदर हुए अवैध निर्माणों को तत्काल हटाया जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये शहर तो दूध देती गाय है अफसरों के लिए, राजनेताओं के लिए और धन पशु माफिया और आर्किटेक्ट इंजीनियरों के लिए। इस शहर को पैसा कमाने के लिए बर्बाद करने का खेल जो है ये सारे लोग मिलकर के कर रहे हैं और इस शहर का नागरिक इस पर चिंतित नहीं है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य होता है। मुझे तकलीफ तो इस बात की होती है कि भविष्य पूरी तरह चौपट हो रहा, बर्बाद हो रहा है इस शहर का, बच्चों का। बच्चे क्या देंगे हमें, आप क्या कहेंगे हमको? मुझे तो कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहा हूं और अंतिम सांस तक करता रहूंगा। रहा सवाल दबाव का, आपने बीच में पूछा कि आप पर दबाव प्रभाव ये भी बहुत आते हैं। मैं समझता हूं कि महीने में कोई एकाध सप्ताह ऐसा जाता होगा जहां पर किसी बड़े राजनेता का धमकी भरा पत्र ये फोन ना आता हो, किसी बिल्डर के गुंडे का फोन ना आता हो, किसी आर्किटेक्ट का फोन ना आता हो। महीने में 5-7 फोन हैबिट में आ गया, अब आदत बन गई। तेरी बच्ची वहां पढ़ती है, तेरा बच्चा वहां पढ़ता है, उठा लेंगे साले, तेरी औरत वहां जाती है, तू वहां बैठता है। इस तरह की गंदे भाषा में बातचीत फोन पर करते, नाम बताते, नामी में फोन करते, धमकी देते हैं। मैं उनसे यही कहता हूं कि जब जहां जो इच्छा हो तुम्हारी कर गुजरना यार, जीना और मरना तुम्हारे हाथ में होता तो फिर क्या था। आम जनता के लिए आवाज उठाने वाली एक आवाज परमानंद सिसोदिया जनता के चिंतित ना होने पर मायूस है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपके साथ आगे और भी आते रहेंगे और बरस दूर ये सिलसिला जारी रहेगा।